Theory of relevance of dividend. This is the third part of our discussion on the topic. This is module number 245 and our course is of financial management. By now we have had good discussion on the relevance of dividend. हमने Walter और Gordon की approaches को भी देखा and we saw various arguments in favor of the relevance of dividend. In this module we look at it from another couple of different approaches. Something that will again help us to look at the dividends as something which are relevant. Now the first one is the dividend capitalization model. This dividend capitalization model states that the market value of a share or a company is actually the present value of the future cash flow streams in the form of dividend. यानी मुस्तकबिल में मिलने वाले हमें dividends जो हैं उनको अगर हम डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो वही एक शेयर की या उस कंपनी की वैल्यू होती है. सो इफ द वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर डिविडेंड्स, so certainly the dividends are relevant. Now this is the formula to which we calculate the market value or the price, और ये दोनों तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है. यानी ये प्राइस एक स्टॉक की भी कैलकुलेट की जा सकती है और ओवरऑल फर्म की वैल्यू भी डिटरमिन की जा सकती है. इफ वी लुक एट दिस फॉर्मूला, हियर P इज द प्राइस व्हिच इज द प्राइस ऑफ द शेयर और अल्टीमेटली द ओवरऑल प्राइस ऑफ द फर्म. अर्निंग्स पर शेयर इज E एंड B इज द रिटेंशन रेशो, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं. कितने परसेंट प्रॉफिट फर्म जो है वो रिटेन कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड नहीं कर रही. So when we subtract this retention ratio out of 1, which is 100%, क्योंकि B परसेंटेज में होती है, इसलिए 1 यानी 100% पे से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगी. डिविडेंड पे आउट रेशो और रिटेंशन रेशो को अगर मिला लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो हमारे पास हमेशा 100% अमाउंट आ जाएगी, यानी जो प्रॉफिट हमने अर्न किया था. KE is actually the cost of capital or the capitalization rate in this formula. So this formula helps us determine the value of the share or that of the firm. And the last thing is that B multiplied by R, which we have seen in our last slide also, that is the retention ratio multiplied by the cost of capital, gives us the growth rate. So from the cost of equity we subtract BR, which is actually the growth rate, and the difference is then used as the discounting value for the determination of the value of equity or the share. So इस फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं डिविडेंड डिस्काउंटिंग के ज़रिए से. इसके बाद जो हमारे पास अगली थ्योरी या डिस्कशन या अप्रोच है, उसको हम सिग्नलिंग थ्योरी कहते हैं. बहुत सी एक्टिविटीज़, बहुत से एक्शंस कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ सिग्नल करते हैं, यानी उनके ज़रिए से लोगों तक एक ख़ास पैगाम पहुंचता है. डिविडेंड की पेमेंट भी ऐसी ही एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए से इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया हुआ है और शेयर्स ख़रीद लिए हुए हैं, उन तक एक पैगाम पहुंचता है. सो डिविडेंड एक्चुअली सेंड्स अ पॉजिटिव सिग्नल. And that is how it is perceived by the investors and potential investors. So when payment of dividends sends signals of strength and future growth of the company, so certainly dividends are relevant. यानी अगर इसके ज़रिए से हमारे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी को स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग कंसिडर करेंगे, तो इससे हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस भी फ्यूचर में ऊपर जाएगी. तो दैट मीन्स कि अगर कोई कंपनी, कोई फर्म अपनी डिविडेंड पॉलिसी के अंदर तब्दीली करती है, यानी एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि डिविडेंड पॉलिसी अपने क्रक्स में, अपनी बेसिक्स में ये है कि कितने परसेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कितने परसेंट प्रॉफिट जो है वो रिटेन कर लिया जाता है. सो हाउ मच इज़ पेड एज डिविडेंड एंड हाउ मच इज़ रिटेन्ड इज़ बेसिकली द डिविडेंड पॉलिसी. Now, if more amount is paid as dividend, that sends a positive signal. And this is how the investors perceive, and this is how
the market price of a company goes. And similarly, the signaling theory also states that there can be a negative signal. यानी अगर एक कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती, चाहे वो अच्छे प्रॉफिट्स भी क्यों ना अर्न करती हो, लेकिन उससे एक नेगेटिव सिग्नल जो है वो मार्केट में स्प्रेड होता है और लोग ये समझते हैं कि ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या इनके पास लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं, या किसी और वजूहात की बिना पर ये डिविडेंड पे करने के काबिल नहीं है. इस मॉड्यूल को हम यहाँ इस तरीके से आखिर तक लेके जाते हैं कि ये मॉड्यूल भी हमें रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड की तरफ लेकर जाता है. और इसके अंदर दो बातें हमने डिस्कस की. एक ये कि हम फ्यूचर डिविडेंड्स को डिस्काउंट करके फर्म की वैल्यू निकालते हैं, और क्योंकि डिविडेंड्स को डिस्काउंट करके वैल्यू निकाली जा रही है इसलिए डिविडेंड रेलेवेंट है. और दूसरी बात यह कि डिविडेंड्स का पे करना या ना पे करना और या कम या ज़्यादा पे करना सिग्नल सेंड करता है. ज़्यादा कंसिस्टेंट डिविडेंड्स का पे करना पॉजिटिव सिग्नल्स देता है, और वो पॉजिटिव सिग्नल्स क्या है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है और कंपनी ग्रो कर रही है. डिविडेंड पॉलिसी की इस डिस्कशन को हम यहाँ से अगले मॉड्यूल्स में आगे भी लेके चलेंगे, और यहाँ पर हमारी डिस्कशन रेलेवेंस के ऊपर सिग्नलिंग थ्योरी पे कंक्लूड होती है.